हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम यूपीपीएससी 2023 के मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम पेपर 5 एंड पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूं कि हम कैसे फॉलो करेंगे। इवन मैं इससे पहले भी अपने हर एक क्वेश्चन से पहले स्ट्रेटेजी डिस्कस करता हूं कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि हम पेपर 5 एंड पेपर 1 की सीरीज ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में से जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी पेपर 5 और पेपर 1 कर रहे हैं। हम 2023 के हम सारे पेपर कवर करेंगे, फिर पेपर हम 6 एंड 2 देन 3 और 4। इससे क्या होगा कि आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और आपके ऊपर एक बर्डन भी नहीं आएगा। आप धीरे धीरे लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको अभी कुछ भी क्वेश्चन में कुछ पता नहीं चल रहा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तब भी आप प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आप अपना आंसर देखकर लिखिए। तो इससे क्या होगा कि आप अगर देखकर लिखेंगे तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप्ड होगी, एक हैबिट डेवलप्ड होगी कि आपको लिखना है। तो आप लिखते रहिए और जितना लिखेंगे आपकी मसल मेमोरी स्ट्रांग होगी, जो आपकी हेल्प करेगी डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए एग्जाम हॉल में। क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपने उसमें ज्यादा सोचने का टाइम लगा दिया ना तो आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ क्वेश्चंस की आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको ऑलरेडी आता हो। कुछ क्वेश्चंस का अगर 20 में से अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको अच्छे से आता होगा ना, तो ये आपकी बाकी के जो 15 क्वेश्चन है ना, अगर आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बिल्कुल नहीं आते हैं, तो आपको वहां सोचने का टाइम मिल जाएगा और आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली इस एग्जाम में सिर्फ नॉलेज ऑफ कंटेंट मैटर नहीं करती है। क्योंकि अगर आप प्री क्वालिफाई कर रहे हो और आपने मेंस के लिए पढ़ा है तो आपके पास इनफ कंटेंट है। इवन आपके पास इतना कंटेंट है कि अगर आपसे बोलेंगे कि भाई हमें ये 125 वर्ड्स में आंसर लिखेंगे, तो आप 200 क्या आप पूरा ऐसे भी लिख सकते हो, 500 और 1000 वर्ड्स का। तो इसलिए यहाँ पे नॉलेज नहीं चेक करनी है, यहाँ पे चेक करना है कि आप जो वर्ड लिमिट है उसके अंदर अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। अगर सपोज आपको इंट्रोडक्शन लिखना है तो आपको 30 वर्ड्स में इंट्रोडक्शन लिखना है सपोज। तो ये नहीं है कि आप 30 वर्ड्स में क्या क्या, अब आपको चॉइस ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए और कंटेंट होना चाहिए कि आप इन 30 वर्ड में अपने इंट्रोडक्शन को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं आंसर लिखने के लिए। और मैं आपको बताता हूं कि जो आंसर है ना हमारा, वो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी एंड थर्ड इज कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्चुअल इंट्रो लिख सकते हैं, आप कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं आप। या अगर आपको किसी पर्टिकुलर जो भी कीवर्ड है उसकी डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन लिख सकते हैं। आप कीवर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। और आप कोई आर्टिकल लिख सकते हैं अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है। आप सेक्शन लिख सकते हैं, केस लॉ लिख सकते हैं। या अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं या उसका करंट सिनेरियो क्या है। आप डेटा कोई पुट कर सकते हैं, कोई फिगर आपको पता है तो वो पुट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगी। डेटा, फिगर, चार्ट्स, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, ये आपको एक्स्ट्रा 1 से लेके 1.5 मार्क्स तक भी दिला सकते हैं। यही
एक डिसिसिव फैक्टर होता है कि आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए होगा या नहीं, क्योंकि 8 में से 5 मार्क्स कोई भी ला सकता है जिसने अगर प्री अच्छे से पढ़ा है और मेंस की तैयारी की है, तो वो कुछ भी लिख कर आएगा, अच्छा लिख कर आएगा और 5 मार्क्स इजीली गेन कर सकता है। बाकी जो 6.5 से 7 नंबर का गेम है, वो गेम वही जीतेगा जो इन सब चीजों को फॉलो करेगा। नेक्स्ट हमारा बॉडी। बॉडी के अंदर सबसे लिखने का अच्छा तरीका होता है जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, क्वेश्चन में डिमांड है, आप उसको एज अ हेडिंग प्रेजेंट कीजिए। जो भी आस्क है, क्वेश्चन की डिमांड है, आप उसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में सबसे पहले तो ये चीज होती है कि आप ना समराइज करिए अपने आंसर को। समरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिनॉप्सिस, समरी, ये चीजें आपको आनी चाहिए लिखनी, क्योंकि आप आगे भी जाके जब आपको बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स को समराइज करना आना चाहिए। नेक्स्ट, आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। अगर कोई कमेटी रिलेटेड है उससे, तो आप उसकी रिकमेंडेशंस भी लिख सकते हैं। आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, स्कीम्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और आप अपना आंसर एक पॉजिटिव नोट के साथ उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कुछ वैल्यू एडेड थिंग्स हैं जो आपकी मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगी। और कुछ चीजें यहाँ पे हम कैसे फॉलो करेंगे, तो आपको मैं बताता हूँ कि आप एक नोटबुक लीजिए या A4 पेपर लीजिए, उसमें आप ऐसे पार्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखिए और अपने से आंसर लिखिए। ये 2 सेक्शन बना दीजिए आप कीवर्ड्स के। एक कीवर्ड्स यहाँ पे वो लिखिए जो आपने लिखे हैं, और ये आप जो मॉडल आंसर से देखेंगे वो कीवर्ड्स लिखिए। तो आप अपनी ही एक बुकलेट तैयार कर लेंगे कीवर्ड्स की, जो आपकी मेंस में लिटरली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि काफी सारे कीवर्ड्स होते हैं, वो काफी सारे आंसर्स में आप लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक कीवर्ड्स तैयार हो जाएंगे जहां आप काफी जगह लिख सकते हो। तो आप ऐसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिकॉल करने में इतना इशू नहीं आएगा एग्जाम के टाइम में। तो इसको फॉलो कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि हमने हिंदी में भी स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं पहले इंग्लिश में डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हिंदी का। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट इसके बाद हिंदी मीडियम वाले इस पे जंप कर सकते हैं। और हिंदी में मैंने जस्ट ट्रांसलेट किया है, तो अगर उसमें कुछ एरर होता है या मिस्टेक होता है तो प्लीज आप मैनेज कर लीजिए थोड़ा, और उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। कुछ उसकी व्याकरण वगैरह में मिस्टेक हो सकती है, और बाकी जो वैसे कीवर्ड्स होंगे उसकी ट्रांसलेशन मैंने देखा है वो काफी हद तक बिल्कुल सही है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, क्योंकि हमारा डे 16 है, तो हम ये क्वेश्चन करेंगे, एनालाइज द अचीवमेंट ऑफ बाबा रामचंद्र एज ए पीजेंट लीडर। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो डायरेक्टिव है एनालाइज है, और हमारे जो कीवर्ड्स है अचीवमेंट ऑफ बाबा रामचंद्र एज ए पीजेंट लीडर। तो ये आपको, आप इसको यहाँ पे अच्छे से मार्क कर लेना, ये क्योंकि हमारी बॉडी की हेडिंग बनेगा। मैंने आपको बताया था ना, बॉडी लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। तो हम अपने क्वेश्चन को, आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, बाबा रामचंद्र ए प्रोमिनेंट पीजेंट लीडर इन अ 20th सेंचुरी। हमने टाइमलाइन दे दी, ये बहुत अच्छी चीज होती है। अगर आपको किसी की टाइमलाइन पता है तो वो टाइमलाइन देंगे, तो एग्जामिनर को एक आइडिया लगेगा कि हाँ, ये बाबा रामचंद्र उसी की बात कर रहा है जो इस सेंचुरी में थे। प्लेड ए पाइवटल रोल इन
चैंपियनिंग द कॉज ऑफ फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबर। तो हमने ये भी बता दिया कि उनका रोल किससे रिलेटेड था, फार्मर से और एग्रीकल्चर लेबर। हिज लीडरशिप वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द एफर्ट्स टू एड्रेस द एग्रेरियन इशू। इन्होंने किस किस चीज पे काम किया, एग्रेरियन इशू पे, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज पे, एंड द प्लाइट ऑफ द पीजेंट इन द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। ये हमारा डिसेंट सा इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें हमने ब्रीफली बता दिया कि हम किसकी बात करेंगे, उनका पीरियड क्या है और उन्होंने किस चीज के लिए काम किया है और उनके अचीवमेंट्स क्या है। तो ये हो गया, हमने एक ब्रीफ दे दिया इसका। अब इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारा, उसके बाद बॉडी में मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन की डिमांड है आप उसको ही एज अ हेडिंग बना लीजिए और आप ना ये बॉक्सेस में कर दीजिए, तो एक प्रेजेंटेशन एक अच्छा हो जाता है। तो इस इमरजेंस में हम बात करते हैं, बाबा रामचंद्र इमर्ज एज ए सिग्निफिकेंट फिगर ड्यूरिंग द फार्मर्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंस नाउ उत्तर प्रदेश इन 1920s। तो और इनके अचीवमेंट्स क्या थे, नो रेंट कैंपेन इन अवध। He led the no rent campaign in the fertile region of Awadh, advocating for the right of the peasantry against oppressive landlords and exploitative revenue policies। मतलब उन्होंने किस किस जगह काम किया है, ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स के लिए काम किया है और एक्सप्लॉइटिव रेवेन्यू पॉलिसीज के अगेंस्ट में काम किया है। मोबिलाइजिंग फार्मर्स अगेंस्ट अनजस्ट रेंट, इन्होंने इकट्ठा किया किसके अगेंस्ट में, अनजस्ट रेंट और टैक्सेस के। हिज एफर्ट्स वर इंस्ट्रूमेंटल इन मोबिलाइजिंग फार्मर्स टू रेजिस्ट द पेमेंट of unjust rent and taxes, marking a significant step towards the agrarian justice. Next, advocacy for land ownership and tenancy issue. Ramchandra's leadership extended to a broader issue. ये सब चीजें तो थी उसके बाद और ब्रॉडर इश्यूज क्या थे, लैंड ओनरशिप का इशू था और टेनेंसी का इशू था। इस चीज को भी इन्होंने रिजॉल्व किया और इसकी तरफ काम किया। नेक्स्ट, कैंपेन फॉर एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये उस टाइम का बहुत प्रोमिनेंट चीज थी। हिज एक्टिवली कैंपेन फॉर द अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, एडवोकेटिंग फॉर लैंड रिफॉर्म that would empower the tilers and provide them with ownership right, pioneering work for agrarian reform. His work laid the groundwork for future agrarian movement, जो भी उसके बाद agrarian movement हुए थे उसकी एक तरह से इन्होंने फाउंडेशन रख दी, नींव रख दी। एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म एम्ड एट एड्रेसिंग द कंसर्न ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी, एडवोकेसी फॉर लोअर कास्ट लैंडलेस लेबरर राइट। बाबा रामचंद्र advocacy for the right of the lower caste and landless agricultural laborer highlight his commitment to social justice with the agrarian sector. Vision for social justice in rural society, he envisioned an equitable society। इन्होंने किस चीज का विजन देखा, इक्विटेबल सोसाइटी, मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वेयर द बेनिफिट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी रीच्ड ऑल द सेक्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, जो भी रूरल पॉपुलेशन है उसके हर तबके तक ये जो एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी है उसकी रीच होनी चाहिए। अब कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, अब इनको समराइज कर देंगे। बाबा रामचंद्रा's अचीवमेंट एज ए पीजेंट लीडर lie in his relentless efforts to uplift the agrarian community, addressing their grievances, advocating for their right, his leadership। अब हमने इनके अचीवमेंट्स को समराइज कर दिया। His leadership during the No Rent campaign and his advocacy for land reform left a lasting impact on the agrarian landscape, contributing to the discourse on rural empowerment, social justice. Ramchandra legacy as a peasant leader remains significant in the history of agrarian movement in India, symbolizing the struggle for the right and dignity of farming community। आप यहाँ पे ना पूरा नाम भी लिख सकते हैं, एक थोड़ा रेस्पेक्ट वाली बात आ जाती है तो आप यहाँ पे पूरा नाम लिखना चाहिए, डिग्निटी ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी। तो हमने ये तीनों फॉर्मेट में हमने डिस्कस कर लिया है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। आप भी इसी टाइप लिखने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाए। ओके, तो अब हम हिंदी वाला पार्ट भी डिस्कस करते हैं इसका। कभी हम फुट 16 इसी का ही ऊपर वाले का हम हिंदी वर्जन कर रहे हैं। एक किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों का विश्लेषण करें। तो ये आपको विश्लेषण करना, ये इसका की
डायरेक्टिव्स हो गए और ये हमारे कीवर्ड्स हो गए कि उपलब्धियों के बारे में बताना है हमें क्या क्या थी। तो प्रस्तावना में हम लिख सकते हैं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमने एक टाइमलाइन दे दी, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ। और यहाँ पे ना आप कोई एक वो भी बना सकते हैं, ऐसे करके कुछ वो बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1947 में हम हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है, आप ये 1920s का टाइम डाल दीजिए यहाँ पे, 1901 का। थोड़ा सा यहाँ पे भी बता दीजिए कि हमने वेल्थ, ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आई थी यहाँ पे। और यहाँ पे 1920s में बाबा रामचंद्र ने किन किन एरिया पे वर्क किया। तो एक ये प्रेजेंटेशन का एक अच्छा तरीका हो जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक प्रमुख किसान नेता बाबा रामचंद्र ने किसानों और कृषि मजदूरों के हितों की पैरवी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके नेतृत्व की विशेषता क्या थी? कृषि संबंधी मुद्दे, सामाजिक आर्थिक असमानताएं और ब्रिटिश औपनिवेशिक युग में किसानों की दुर्दशा को दूर करने के प्रयासों से थी। तो ये हमारा प्रस्तावना हो गई, विषय वस्तु जो बॉडी होती है उसमें हम जो क्वेश्चन में हमारी डिमांड है हमने उसको ही उसकी हेडिंग बना दिया, उपलब्धियां। अभी उदय कब हुआ? बाबा रामचंद्र जी ने 1920 के दशक में संयुक्त प्रांत जो अब उत्तर प्रदेश है में किसानों आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरे। अवध में नो रेंट अभियान जो था उन्होंने ये चलाया। उन्होंने उपजाऊ अवध क्षेत्र में नो रेंट अभियान का नेतृत्व किया, जो दमनकारी जमींदारों और शोषणकारी राजस्व नीतियों के खिलाफ किसानों के अधिकारों की पैरवी करता था। अन्यायपूर्ण लगान और करों के खिलाफ किसानों को लामबंद करना। उनके प्रयास अनुचित लगान और करों के भुगतान का विरोध करने के लिए किसानों को लामबंद करने में महत्वपूर्ण थे, जो कृषि न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। भूमि स्वामित्व और लगानदारी मुद्दों की वकालत। रामचंद्र जी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जी का नेतृत्व भूमि स्वामित्व और लगानदारी के व्यापक मुद्दों तक विस्तारित हुआ। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए अभियान। उन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया। भूमि सुधारों और वकालत की, जिसने जोतने वालों को सशक्त बनाया जा सके और उन्हें स्वामित्व अधिकार प्रदान किए जा सके। कृषि सुधारों के लिए अग्रणी कार्य। उनके कार्यों ने भविष्य के कृषि आंदोलनों और कृषक समुदायों की चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से विधायी सुधारों की आधारशिला रखी। निचली जाति और भूमिहीन मजदूरों के अधिकारों की वकालत। बाबा रामचंद्र द्वारा निचली जाति और भूमिहीन कृषि मजदूरों के अधिकारों की वकालत ने कृषि क्षेत्र के भीतर सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर किया। ग्रामीण समाज में सामाजिक न्याय के लिए दृष्टि। उन्होंने एक ऐसे समान समाज की कल्पना की जहां कृषि समृद्धि के लाभ ग्रामीण आबादी के सभी वर्गों तक पहुंचे। तो आप ये जो सब हेडिंग है ना, आप इनको बॉक्सेस में कर देंगे तो एक प्रेजेंटेशन करने का अच्छा तरीका होता है। या आप जो इंपॉर्टेंट चीज रखें आप उनको हाईलाइट कर दीजिए। जैसे यहाँ समान समाज की कल्पना है तो आप इसको नीचे से हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। निष्कर्ष क्या करेंगे? लिखेंगे, एक किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धि कृषि समुदाय के उत्थान, उनकी शिकायतों को दूर करने और उनके अधिकारों की पैरवी करने के उनके अथक प्रयासों से निहित है। नो रेंट अभियान के दौरान उनके नेतृत्व और भूमि सुधारों की उनकी वकालत ने कृषि परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। ग्रामीण सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय पर प्रवचन में योगदान दिया। भारत में कृषि आंदोलन के इतिहास में एक ऐसा किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की विरासत महत्वपूर्ण बनी हुई है, जो कृषक समुदाय के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष का प्रतीक है। तो हमने ये हिंदी में भी डिस्कस कर लिया है। और आप और बताइए, आप सजेस्ट कीजिए कि आपको कैसा लगा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है और हमें पता चलता है कि हमें किस टॉपिक पे और किस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए। ओके, फॉर मोर लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।